नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वापस स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनता के जनादेश में। तो पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगा कि मेरे 7,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम बाहर सर्वे और इस तरह की वीडियोस नहीं ला पा रहे हैं, लगातार इलेक्शन कवरेज की वीडियो नहीं ला पा रहे हैं आप लोगों तक। ये जो रैलीज होती हैं इन सब की कवरेज नहीं हो पा रही है। कुछ पर्सनल रीजन थे, चोट लग गई जैसा आप देख पा रहे होंगे, कंधे में कुछ फ्रैक्चर है, लेकिन उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया अलायंस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इंडिया अलायंस जैसे कि लगातार हम बात करेंगे, कुछ टाइम पहले से लगा 2019 के टाइम पे भी ये कोशिशें हुई थी कि एक अलायंस बनाया जाए, एक विपक्ष का एक पूरा गठजोड़ बनाया जाए और किस तरीके से अगर जो विपक्ष के अनुसार जिस तरह से समय लोकतंत्र खतरे में उसको बचाने के लिए हम सबको साथ में आना चाहिए। लेकिन 2019 में सभी के अपने पर्सनल रीजन थे, सभी के कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अपने पर्सनल अपने हितों की वजह से साथ आने में दिक्कत हुई। लेकिन इस बार इस तरह से लगातार नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, इनफैक्ट मैं कहूँगा ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस से आते हैं, सब ने कहीं ना कहीं अपने हितों को त्याग करके और आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं इस अलायंस को तरजीह दी है। ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम उतरा है, लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि अगर हम हेल्थी डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं, एक अच्छे लोकतंत्र की बात करते हैं, तो वहाँ पे विपक्ष का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। और विपक्षी अलायंस, सत्तारूढ़ अलायंस, ये सब चलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लगातार होता है। भाजपा भी अपने दम पे बेशक उन्होंने बहुमत का आंकड़ा पार कर रखा है, लेकिन उनका भी एक अलायंस है एनडीए, जिसमें लगभग 28-29 पार्टियाँ हैं। ऐसी 25-26 पार्टियों का अलायंस अब बना है, जो कि इंडिया अलायंस उन्होंने उनका नाम रखा है। तो अब कहीं ना कहीं एक मुद्दा पूरी लड़ाई आ चुकी है, इंडिया वर्सेस एनडीए। नाम पहले मैं बात करना चाहूँगा, नाम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, मज़ेदार नाम है, टच करता है एक आम जनता के कहीं ना कहीं माइंड पे जाके टच करता है कि इंडिया, जब बात करते हैं कि इंडिया वर्सेस एनडीए, तो आप किसको चुनेंगे? क्या आप भारत के साथ हैं या फिर एनडीए के साथ हैं? इंडिया के साथ किसके साथ हैं आप? यहाँ पे भी एक बड़ा एक ट्विस्ट आया है। लगातार जो G20 के टाइम पे भी जो प्रेसिडेंट की तरफ से डिनर का आयोजन हुआ, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक खबर भी उठी कि जो अभी एक सत्र आने वाला है, लोकसभा का एक सत्र बुलाया गया केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार द्वारा, कि क्या वहाँ पर नए नए, मतलब या मैं आपको बताऊँ कि डेली नए नए क्यास लगाए जा रहे हैं कि अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक सरप्राइज फैक्टर जरूर रहेगा कि उसी दिन हमें पता लगेगा जब ये सेशन स्टार्ट होगा। 5 दिन का एक सत्र है कि क्या होने जा रहा है। मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कि जो लोकसभा की नई बिल्डिंग बनी है उसका भी मतलब उसमें शिफ्टिंग का काम भी हो सकता है कि यहाँ से एक विदाई भाषण दे के सबके द्वारा, और नई उसका जो समापन होगा वो नई लोकसभा के अंदर कर दिया जाए, तो ये भी हो सकता है मुझे लगता है। बाकी अलग अलग पक्ष हैं, कोई कहता है महिला आरक्षण आ सकता है, कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि 370 हटाई वापस लाई जा सकती है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यूसीसी के ऊपर कुछ कानून ला सकते हैं, या वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर बात हुई। अभी लेटेस्ट नई थ्योरी आई है कि भारत नाम रख दिया जाएगा, इंडिया को संविधान से हटा दिया जाएगा क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया है। सब थ्योरियाँ हैं, मुझे लगता है कि और विपक्ष कहीं ना कहीं इनके जाल में फंसता हुआ फिर दोबारा मुझे लगता है दिखाई दे रहा है। ये एक कहीं ना कहीं हमारा एक पूरी रिसर्च है जो हम देख रहे हैं। तो अभी इन बातों से थोड़ा हटकर इन बातों में हमने आपको थोड़ा पूरा एक माहौल बता दिया कि क्या माहौल चल रहा है, क्या चीज़ है, अलायंस बना, कितने पार्टियों का अलायंस है, सब बता दिया है। अब बात करते हैं स्टेट वाइज क्या चल रहा है कि नेशनल लेवल पे जब ये अलायंस बन रहा है तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या इंडिया अलायंस में दमखम दिखता है कि वो अपने आप को साबित कर पाएँ, क्या इंडिया अलायंस बीजेपी को, एनडीए को रोकने में कामयाब हो पाएगा? बहुत से सवाल हैं। तो अगर हम बात करें कि इस समय अगर आज की तारीख की हम बात करें तो मुझे लगता है कि स्टेट वाइज अगर हम बात करें कि दिल्ली में, जैसे अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर, अगर मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर लगभग 7 सीटें आती हैं। सातों की सातों सीटों की अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास है, इंडिया अलायंस के पास आ जाती हैं। हरियाणा में 10 सीटें, 10 की 10 बीजेपी के पास हैं। उत्तर प्रदेश में 62 सीटें बीजेपी के पास हैं। राजस्थान में ऑलमोस्ट 24 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 27, गुजरात में 26, कर्नाटक में 24, 18 वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड में 5, हिमाचल प्रदेश में 4, पंजाब के अंदर भी 2 सीटें हैं इनके पास। तो आप अगर एक चीज़ सोच के देखिए कि मोटे मोटे तौर पर जो मुझे लगता है कि देखिए, मेरा मानना ये है कि इंडिया अलायंस बन चुका है, लेकिन इसमें बेशक ये एक फैक्ट हो सकता है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर हो, कांग्रेस मेन प्लेयर बन के ना उभर कर आए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं
ज़्यादातर स्टेट्स में डायरेक्ट फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही होने जा रही है। मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए मैं आपको बताऊँ, इसमें आपका जो मेन फैक्टर रहेंगे वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो ये 6 राज्य लगभग बन जाते हैं। गुजरात भी टू एन एक्शन, हम गुजरात भी ले सकते हैं और हरियाणा भी ले सकते हैं, तो लगभग 8 राज्य ये हो जाते हैं जहाँ पर कांग्रेस एक मेन पार्टी बनकर रहेगी अगेंस्ट बीजेपी। यहाँ पे इंडिया अलायंस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, मैं इस पर कुछ बात करना चाहूँगा कि अभी जैसे कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 3 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। इस साल के अंत में चुनाव हैं, अक्टूबर से लेके और दिसंबर के बीच में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर एंड से और नवंबर के बीच में ये इलेक्शंस रहेंगे, नवंबर तक, दिसंबर में शायद ना जाए, या अगर हुआ तो राजस्थान के चुनाव जा सकते हैं। तो इन स्टेट्स में पहली बात तो देखिए, जो मैंने 8 राज्य बताए, इन 8 राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है, बाकी इंडिया की पार्टियों का कोई रोल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि क्या इंडिया अलायंस इन राज्यों में काम कर पाएगा। और इन राज्यों में पहले से बीजेपी ने लगभग 160 से मतलब 180 के अराउंड सीटें, 180, 170, 180 सीटें पहले से ही जीत जाती है, मतलब वॉक ओवर मिल जाता है बीजेपी को। और अगर वो एक तरफा 180 सीट जीत जाएंगी तो फिर उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश बचता है, बिहार बचता है, महाराष्ट्र बचता है, नॉर्थ ईस्ट पूरा बचता है, गोवा भी है, तेलंगाना, आंध्र और भी स्टेट्स हैं, वहाँ से बीजेपी आराम से 100 सीटें गेन कर सकती है। तो पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर इंडिया अलायंस को, बीजेपी को रोकना है, एनडीए अलायंस को रोकना है 2024 के चुनाव में, तो उन्हें पहले रणनीति क्या बनानी पड़ेगी, उन्हें रणनीति बनानी पड़ेगी कि पहले जो ये 8 राज्य हैं, इसमें मैं 9वां राज्य दिल्ली भी मिला लेता हूँ, पंजाब 10वां राज्य, तो ये जो 10 राज्य हैं, 11वां गोवा भी मान लीजिए, तो ये 11 राज्यों में कम से कम 50 से 60 सीटें बीजेपी की कम करनी पड़ेगी इन्हें, एनडीए अलायंस की। अब उसमें फैक्टर इस तरीके से हो सकता है कि दिल्ली से अगर मान लीजिए 2 से 3 सीटें कम कर पाते हैं, और मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि हम दिल्ली में 7 सीटें हम ले लेंगे, हरियाणा में हम 6-7 सीटें निकाल लेंगे, पंजाब में इतना करेंगे, हम क्या कहते हैं कर्नाटक में सारी जीत जाएंगे, हिमाचल, उत्तराखंड जीत जाएंगे, जो पॉसिबल होता नहीं दिख रहा है। आप बीजेपी को कम करिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि उन्हें 50 से 60 सीटें मिनिममली आपको उन्हें कम पे लाना पड़ेगा। यानी कि जो अभी वो मोटा मोटा 180 सीट जीत रहे हैं, उन्हें आप गिरा के 120 से 125 सीटों तक उन्हें ले आइए, तो इसमें आपका फायदा हो सकता है। तो फिर मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस एक अपने आप में, क्योंकि अगर वो 120-25 तक आ गए, बाकी जगहों से अगर उन्हें 100 सीटें भी मिलती हैं, तो उनका आंकड़ा 220-25 तक रुक जाएगा, ये उस लेवल तक नहीं जा पाएंगे, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन अगर ये 180 में से आप 150 तक ले आते हैं इन्हें, तो बाकी जगहों पे फिर वो 100-120 सीटें ला सकते हैं, फिर उनके पास एक वो चांस रहेगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि इन 10 से 11 स्टेट्स में क्या आप 50 से 60 सीटें केवल मार्जिनली 50 से 60 सीटें ही आपको कम करनी है बीजेपी की। आप इसमें दिल्ली में 2 सीटें कम कर सकते हैं, मैं इसमें यूपी भी मिला लेता हूँ, टू एन एक्शन 12वां राज्य, तो यूपी में जैसे इनके पास 62 सीटें, क्या इन्हें आप 50-55 सीटों तक रोक सकते हैं, या आप क्या 62 सीटों तक इन्हें आप रोक दें और 18 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में काम, 15 से 18 सीटें, बीएसपी का खाता ना खोले इतना, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएसपी मैदान से बाहर होता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के अपने दम पर 15 सीटें जीत सकती हैं, 15 से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलके, और टू एन एक्शन आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में जो उनका बेस है वो भी समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करते हैं। तो क्या आरएलडी भी है, माफ़ कीजिएगा मैं उनका नाम लेना भूल गया, आरएलडी भी है, तो आरएलडी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये 4 पार्टियां अगर मिलके उत्तर प्रदेश का चुनाव ढंग से लड़ती हैं, तो क्या बीजेपी को 50 या 60 सीटों तक रोक सकते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी। क्या कर्नाटक में देखिए कांग्रेस है डायरेक्टली, क्या कांग्रेस कर्नाटक के अंदर बीजेपी को रोक सकती है, 10 से 15 सीटों के गैप पे रोक सकती है, ये एक बहुत मेन रहेगा। क्या हरियाणा के अंदर इन्हें 6 से 7 सीटों तक रोका जा सकता है। तो मोटा मोटा समीकरण जैसे मैंने आपको बताया कि आकलन ये रहेगा। आज हम इस इंडिया अलायंस पे बात कर रहे हैं, इसके क्या क्या सर्वे में स्टेट वाइज भी बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। पहला पार्ट है आज, जो कि 2024 लोकसभा इलेक्शन पे हम लगातार जो सीरीज है उसका पहला पार्ट ये आज है, जिसमें आज हम मोटा मोटा बात कर रहे हैं कि क्या इंडिया अलायंस के लिए मेन रहेगा और क्या समीकरण बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर पहला पड़ाव, जो पहला पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि इन स्टेट्स में किसी तरीके से बीजेपी की 50 से 60 सीटें कम करी जाएं। सेकेंड स्टेप में जब अगर हम बात करेंगे तो वो बात आएगी आपका मेन, जो कि बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इन 3 राज्यों में बीजेपी के काफ़ी अच्छी सीटें गेन करी थी। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी क्या वापस अपनी सीटें ले पाएंगी, लगभग 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी, क्या उन्हें 7 से 8 तक रोका जा सकता है। महाराष्ट्र में जो अलायंस बना हुआ है महाविकास आघाड़ी,
क्या वो, और अब तो इंडिया अलायंस के तौर पे वहाँ लड़ाई होगी, बिहार में भी इंडिया अलायंस के बैनर तले लड़ाई होगी एनडीए के साथ, तो क्या इन जगहों पर भी फिर बीजेपी को रोका जा सकता है? लगभग मैं आपको कहूँ तो क्या 50 सीटें के आसपास इन जगहों से भी कवर अप करी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश में क्या क्या समीकरण रहेंगे, फिर बाकी नॉर्थ ईस्ट में भी जैसे मणिपुर वगैरह में जो माहौल है उसको क्या इंडिया अलायंस बढ़ा सकता है? क्या बीजेपी के लिए वो एक बैकफायर करेगा? ये सारे सवाल हैं, बहुत से सवाल उठ रहे हैं। तो आज हम मोटा मोटी यही बात करने जा रहे थे, जिसके बेस पे मैं कह सकता हूँ कि इंडिया अलायंस को ओवरऑल अगर इंडिया से बात करें कि बीजेपी को आगे बढ़ने से भी रोकना है, और साथ ही साथ उन्हें लगभग 100 सीटें उनकी कम करनी पड़ेंगी, 100 से 120 सीटें, और वो हो सकती है, पॉसिबल है। अगर जैसे मैंने आपको बताया ये हिंदी बेल्ट और आसपास का रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ से 10 से 12 स्टेट आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश को मिला के और गोवा को मिला के 12 स्टेट हैं। इन स्टेट्स में बीजेपी को 60 के आसपास सीटें इनकी कम करी जाएँ, और फिर बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी 40 सीटों के आसपास 40 से 50 सीटें कम करी जाएँ। तो कुल मिला के 100 से 110 के आसपास आप उन्हें अगर उन्हें उनकी सीटें कम कर देते हो तो बीजेपी जो आज के टाइम में जो चल रहा है वो 200 से 210, जो इंडिया अलायंस है वो 220-25 के आसपास आके रुक जाएगा। वहाँ पे इंडिया अलायंस अपने आप को ऊपर उठा सकता है। तो मोटा मोटी बात ये रहेगी कि कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के, कि यहाँ और देखिए यहाँ पे एक रोल आम आदमी पार्टी का भी आएगा कि इन तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है, कि कैसा लड़ती है ये भी एक देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर, जैसे गुजरात में उन्होंने 13% वोट से हासिल किया था, हालांकि सीट 5 आई, तो क्या वैसा ही कुछ समीकरण यहाँ पे कर पाती है? तो उसके बाद ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोकसभा के अंदर एक अलायंस, इंडिया अलायंस के बैनर तले भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है इन जगहों पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ सकते हैं। लेकिन ये जब ही होगा जब आम आदमी पार्टी विधानसभा के चुनावों में कोई गुजरात जैसा समीकरण कर देती है कि 10 से 15% वोट शेयर अगर तीनों राज्यों में ले आती है, या जिस भी राज्य में लाती है वहाँ पे ये हो सकता है, और कुछ सीटें निकालने में कामयाब होती है। अभी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन एक पेज की तरह दिख रहा जरूर है। बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन कहाँ होना चाहिए या कहाँ नहीं होना चाहिए या कहीं नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये सारे सवाल सभी के पास है। इंडिया अलायंस के पास भी ये सवाल है, आम आदमी पार्टी में भी ये सवाल है, कांग्रेस में भी ये सवाल है, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात आती है कि आम जनता के मन में ये सवाल है। जो एक वोटर है, जो एक आम वोटर है, जो कि किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, जो केवल वोट देता है, उसके मन में ये सवाल है कि क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ने जा रही हैं? क्या दिल्ली में लड़ेंगी, पंजाब में नहीं लड़ेंगी? क्या दिल्ली पंजाब दोनों जगह लड़ेंगी? क्या हरियाणा में भी अलायंस होगा? क्या गुजरात में भी होगा? तो इलेक्शन क्या कहते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान में भी होने जा रहा है? तो सवाल काफ़ी हैं। हालांकि एक हिंट जरूर मिला था कि सितंबर के एंड तक सीट शेयरिंग के ऊपर बात हो जाएगी, ये भी देखना होगा। हालांकि अब एक घड़ा उठकर ये भी कह रहा है कि पंजाब में अलायंस की जरूरत नहीं है। पंजाब में अगर बिना अलायंस के भी लड़ते हैं तो इंडिया के पास ही सारी सीटें आनी है, क्योंकि मेन पार्टी वहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रहेगी, और मेजोरिटी ऑफ सीट्स ये दोनों पार्टियाँ जीत जाएंगी। वो घड़ा ये भी कहता है कि दिल्ली के अंदर अलायंस हो जाना चाहिए, लेकिन बाकी नहीं होना चाहिए कहीं पे। फिर एक आवाज़ आती है कि गुजरात में भी हो जाना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं 13% वोट से लेके गई थी, और एक मेन प्लेयर भी वहाँ पे उभर कर आई है। थर्ड फ्रंट के तौर पर उन्होंने अपना अस्तित्व वहाँ पे दिखाया, 5 सीटें भी जीती हैं। आदिवासी इलाकों में आम आदमी पार्टी का काफ़ी अच्छा बेस है, और लगातार वो वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या समीकरण बनेंगे, सारी चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। पहले एपिसोड में हम फिलहाल यही एक चर्चा करने आए थे आज। इसके बाद हम आपको बता दें कि वीकली बेस पे हम हफ्ते में लगभग 3 एपिसोड इस 2024 लोकसभा चुनाव के ऊपर हम लाते रहेंगे। अगले एपिसोड से हम बात करेंगे कि क्या तब्दीलियाँ आई हैं, क्या अभी चल क्या रहा है इंडिया अलायंस के बीच में, और दूसरा स्टेट वाइज भी हम बात करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि एक एक स्टेट पे हम बात करना शुरू करेंगे कि कहाँ पे क्या फैक्टर हावी होने जा रहे हैं, कहाँ पे इंडिया अलायंस काम करेगा, कहाँ पे इंडिविजुअल कोई पार्टी बीजेपी को टक्कर दे सकती है, नहीं दे सकती है, और विधानसभा चुनावों पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप लोग अपना प्यार इस वीडियो पर बना के बिल्कुल दिखाइएगा, और अपना हमारे संग प्यार बनाए रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन किस पे भारी पड़ेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इंडिया अलायंस आगे रहेगा, या इंडिया अलायंस आगे रहेगा? क्या आम आदमी पार्टी कोई मुख्य भूमिका में आ सकती है, या कांग्रेस जोड़ी पार्टी, कांग्रेस अपने आप को दोबारा रिवाइव कर पाएगी? पीएम पद का उम्मीदवार कौन हो सकता है? अगले एपिसोड में मुझे लगता है आपको वोटिंग हम नीचे कमेंट सेक्शन में डालेंगे। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि अगली वीडियो किसके ऊपर बनाई जाए। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, धन्यवाद, नमस्ते, फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।